प्रखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा वार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए मॉडल सेट जारी हो चुका है। ये हम लोग के सामने फिजिक्स के बहुवैकल्पिक प्रश्नों का मॉडल सेट है। आइए आज उसको मैं सोल्व करता हूँ और जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ पर इसको मैं सोल्व करके ही बताऊँगा, तथा जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ पर मैं वैकल्पिक आंसर भी दूंगा इसका। तो आइए देख लेते हैं कि पैटर्न क्या है प्रश्न का। तो दिया हुआ कि समय 1 घंटा 30 मिनट, पूर्णांक इसका 35 रहेगा। लिखा हुआ कि सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं। कुल 35 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन करना है। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन सभी। इस क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन को बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आखिर इसका आंसर कैसे है, आइए इसके ऊपर हम लोग विचार करेंगे, इसको समझेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ये 4 है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। देखते जाइए 6वां क्वेश्चन है। ये 7वां नंबर क्वेश्चन है। ये 8वां है, वो 9वां है, 9वां क्वेश्चन है। ये 10 है, 11, 12, इस तरह से 35 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। देखते जाइए 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ये 30 है, 31, 32, 33, 34 नंबर क्वेश्चन नीचे में है, और 35, ये 35 नंबर क्वेश्चन है। ये इसमें 1 से लेकर 35 तक क्वेश्चन के ऊपर हम लोग विचार करते हैं कि किस तरह से इसका सही हल इसका क्या होगा और किस तरह से इसका हल तक हम लोग पहुंचेंगे। तो आइए हम लोग ये फिजिक्स क्लास 12 का सेट 1 का एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। एमसीक्यू का पहला सवाल है, 1 कूलम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है। तो इसको हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चूँकि 1.6 × 10⁻19 कूलम आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर, इसलिए 1 कूलम आवेश होता है 1/1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन पर। इसका अगर कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग आएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। यह जो आंसर है वह ए में है। तो पहला का आंसर जो होगा वह होगा ए। पहला का आंसर ए होगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसके क्वेश्चन नंबर 2 जो है वह है कि 1 माइक्रोकूलम और 5 माइक्रोकूलम के 2 आवेश हैं, इन पर कार्य करने वाले बलों का अनुपात क्या होगा।
तो 1 माइक्रोकूलम और 5 माइक्रोकूलम दोनों पर कार्य करने वाले बलों का अनुपात समान होगा, इसलिए इसका आंसर जो होगा वह बी होगा। यानी कि 1:1। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि क्षमता सी के 3 संधारित्र श्रृंखला क्रम में जोड़े जाते हैं तो समतुल्य संधारित्र की होगी। तो इसमें लिखिए कि इसका फार्मूला होता है 1/CS, सीरीज में जुड़ जाएगा जब 1/C + 1/C + 1/C। क्योंकि सबकी धारिता जो है वह C ही है, इसलिए एलसीएम हो जाएगा C। 1 + 1 + 1 1/CS = 3/C, या CS = हो जाएगा C/3। इसका आंसर हो जाएगा आपको C। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि एक खोखले गोलाकार चालक को धनात्मक रूप से आवेशित किया जाता है तो उसके अंदर विद्युत विभव कितना होगा? तो उसके अंदर विद्युत विभव जो होगा वो धनात्मक होगा और समान होगा। इसका आंसर होगा बी, यानी धनात्मक और समान। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि कंडक्टर के लिए वी आई ग्राफ में वी अक्ष के साथ एक कोण बनाता है। यहाँ वी वोल्टेज को दर्शाता है, तो विद्युत को वोल्टेज को दर्शाता है, और आई विद्युत को दर्शाता है। तो कंडक्टर का प्रतिरोध इस प्रकार दिया जाता है। इसके लिए देखिए ग्राफ हो गया वी आई ग्राफ। वी आई ग्राफ हो गया, ये इसमें आई को दर्शा रहा है और ये जो है वह भी को दर्शा रहा है। ये जो कोण है वह थीटा है, तो इसमें हो जाएगा R = V/आई, यानी कि V इसमें हो जाएगा आधार, आधार बटा में लंब, जो होता है cot थीटा का मान बराबर cot थीटा। cot थीटा इसमें आंसर जो है इसका हो जाएगा डी। इसके बाद हम आते हैं 6 नंबर सवाल में। 6 नंबर सवाल में कह रहा है कि समीकरण E=i/r किस नियम पर लागू होता है? किरचॉफ का 2 नियम है, पहला नियम और दूसरा नियम। तो यह जो नियम है यह i/r, ये इसे किरचॉफ का द्वितीय नियम कहते हैं। इसे वोल्टता नियम भी कहते हैं तथा लूप रूल भी कहते हैं। इसको हम लोग वोल्टता नियम भी कहते हैं और लूप रूल भी कहते हैं। इससे इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वह ए होगा। 7 जो है वह है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में एक पोटेंशियोमीटर की संतुलन लंबाई 120 सेंटीमीटर है। सेल को 4 ओम के प्रतिरोध के से शंट करने पर संतुलन बिंदु 60 सेंटीमीटर की लंबाई से बदल जाता है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। इसके लिए ये फार्मूला हो जाएगा L2/L1 = R/R+R। इसमें हो जाएगा 60/120 = 4/4 R। इसको बाई क्रॉस कीजिए, 60 × 4 + R = 120 × 4, या 60 × 4 60 हो जाएगा, ये 60 होगा, ये 60 होगा,
60 गुने 8 60 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 ओम, यानी कि इसका आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका 8वां नंबर सवाल आता है कि उस स्थिति की पहचान कीजिए जिसके अंतर्गत एक समान चुंबकीय क्षेत्र के मध्य में चलने वाले आवेश पर कार्य करने वाला बल अधिकतम होता है। वह स्थिति है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। जब दोनों लंबवत होगा तब उसका मान अधिकतम होता है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जब एक दूसरे के लंबवत होता है तब ये जो कार्य करने वाला बल का मान जो होता है वो अधिकतम होता है। इस पर क्वेश्चन नंबर 9 आता है। 9 का जो आंसर है वह होगा डी होगा। जीरो पॉइंट 56 न्यूटन मीटर। अब करके एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। हाँ, एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में परिवर्तित करने के लिए एक इसमें क्या होता है कि प्रतिरोध में एक मोटे तार के शंट को रूप में प्रयोग किया जाता है। इससे क्या होता है कि धारा जो है वह गैल्वेनोमीटर से होकर के नहीं बहती है। अधिकतम मैक्सिमम धारा जो है शंट से होकर गुजर जाती है और उससे गैल्वेनोमीटर से कम धारा बहती है, जिससे वह ए मीटर की तरह काम करने लगता है। इसका आंसर होगा 10 का बी। 11 नंबर सवाल है कि ध्रुवों और भूमध्य रेखा पर नमन के कोण क्रमशः क्या होते हैं। तो ध्रुव और भूमध्य रेखा पर नमन कोण जो होता है और ध्रुवों पर नमन कोण का मान जो होता है वह होता है ये 90 डिग्री और भूमध्य रेखा पर नमन कोण का मान होता है 0 डिग्री। ये होगा 90 डिग्री एंड 0 डिग्री और इसका आंसर जो होगा वह होगा डी। 12 नंबर सवाल है कि जब किसी विद्युत परिपथ में जुड़ा चुंबकीय प्रवाह बदलता है तो परिपथ में एक ईएमएफ प्रेरित होता है। इसे क्या कहा जाता है। इस ईएमएफ को हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसको कहते हैं। इसका आंसर होगा ए। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। जब किसी परिपथ में विद्युत धारा बदलता है तो उसमें उसका ईएमएफ जो इलेक्ट्रोमोटिव होता है वो चेंज होता है, जिसको हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण ऐसा होता है। एसी का शिखर मान एवं प्रतिरोध के मध्य में बहने वाली धारा किसके द्वारा दी जाती है। देखिए, एसी का शिखर मान मतलब होता है आई नॉट। एसी का शिखर मान होता है आई नॉट और आई नॉट इजकल टू होता है ई नॉट बटा में आर। एसी का शिखर मान 13 नंबर सवाल है। इसका आंसर होगा आपको ए, क्योंकि एसी का शिखर मान आई नॉट इजकल टू होता है ई नॉट बटा में आर। उसका 14 नंबर सवाल है कि एलसीआर सर्किट में ऊर्जा का क्षय किसमें होता है। एल में होता है, सी में होता है, आर में होता है। एल तो है प्रेरकत्व, तो सी जो है वह संधारित्र है कि धारिता है, इसलिए आर जो है वह रेजिस्टेंस है, जो ही जिसके अंतर्गत ही सिर्फ ऊर्जा का क्षय होता है। इसलिए इसमें सिर्फ आर में ही ऊर्जा का क्षय होता है। इसलिए इसका जो आंसर होगा वह 14 का आंसर होगा सी, आर ओनली, केवल आर में। 15 जो है उसका आंसर होगा एक ट्रांसफार्मर किसके लिए नियोजित होता है। ट्रांसफार्मर कौन सा कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर जो है एक उपयुक्त एसी प्राप्त करें वोल्टेज। ट्रांसफार्मर जो है वह सिर्फ एसी के लिए काम करता है, वह उपयुक्त एसी प्राप्त करें। चार्ज दिया हुए एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, डीसी को एसी में परिवर्तित करता है, उपयुक्त एसी प्राप्त करता है। तो ये हो जाएगा सी। अगला सवाल है कि मुक्त अंतरिक्ष में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग क्या होता है। मुक्त अंतरिक्ष में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर है ये 16। तो इसमें होता है सी इजकल टू 1/√ओवर एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट। यहाँ एप्सिलॉन नॉट जो है
वह है मुक्त आकाश की परावैद्युतता और म्यू नॉट जो है वह है मुक्त आकाश की चुंबकशीलता। सत्रह नंबर सवाल है, ठोस पदार्थों की संरचना की जांच के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? आंसर होगा सी, एक्स किरण का। 18 नंबर सवाल है, अपवर्तन 90 डिग्री कोण के अनुरूप घटना के कोण को क्या कहा जाता है? डी होगा, क्रांति कोण कहा जाता है। किसमें? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के में यह यूज होता है कि 90 डिग्री अपवर्तन के लिए जो परावर्तन कोण होता है उसका मान होता है क्रांति कोण। इसका आंसर जो हो जाएगा वह डी हो जाएगा। 19 नंबर सवाल है, लेंज सूत्र 1/f = 1/v - 1/u, इसका आंसर हो जाएगा बी। 20 देखिए, 20 नंबर सवाल। 20 नंबर सवाल में कह रहा है कि यदि फोकस की लंबाई जो है अगर f1, f2, f3 हो, संपर्क में पतले लेंस की कोई संख्या हो, फिर उनके संयोजन की समतुल्य फोकस लंबाई किसके द्वारा दी गई है? तो बहुत सारे लेंस हैं जिनके फोकस दूरी अलग अलग हैं, तो मान लीजिए उनको अगर संयोजन करते हैं तो 1/f = होता है 1/f1 + 1/f2 + 1/f3 ... यानी इसका जो आंसर होगा वह होगा 20 का आंसर ए होना चाहिए। 1/f = हाँ ए होगा। 20 का जो आंसर होगा वह ए होगा। 21 नंबर सवाल पर, 21 नंबर सवाल जो है वह कह रहा है कि विचलन का कोण पर निर्भर करता है। तो इसमें विचलन का कोण जो है वह आपतन कोण पर निर्भर करता है। हालांकि आपतन कोण का यहाँ घटना का कोण या एंगल ऑफ इंसिडेंट, देखिए अंग्रेजी में अच्छी क्लियर है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है, इसका जो आंसर होगा वह होगा बी। 21 के बाद 22 नंबर सवाल जो है, अब आते हैं 22 नंबर सवाल। 22 नंबर सवाल है कि हवा में एक डबल स्लिट विवर्तन प्रयोग किया जाता है और पूरी प्रायोगिक व्यवस्था को पानी में डुबोया जाता है, तो फ्रिंज की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है कि फ्रिंज पैटर्न गायब हो जाता है? देखिए इसमें कि बीटा = होता है λd/d। लैम्डा इसमें तरंग दैर्ध्य है। जब किसी भी वस्तु को विरल माध्यम से सघन माध्यम में ले जाते हैं हम लोग, तो उसका तरंग दैर्ध्य जो है वो घट जाता है। तो चूंकि यहाँ तरंग दैर्ध्य घट रहा है इसलिए फ्रिंज की चौड़ाई भी घटेगी, इसलिए इसका जो आंसर होगा वह होगा बी, फ्रिंज की चौड़ाई घटेगी। फ्रिंज की चौड़ाई घटती है, बी। 23 नंबर सवाल, अनंत पर स्थित स्रोत के कारण तरंग का तरंगाग्र कैसा होता है? इसका आंसर होगा सी, क्योंकि सूर्य से आने वाली किरणें, चंद्रमा से आने वाली किरणें जो होती हैं वे गोलाकार होती हैं, लेकिन चूंकि उनका व्यास जो है वो इतना अधिक होता है कि वे देखने में समतल लगते हैं, इसलिए उस तरंगाग्र को हम लोग समतल तरंगाग्र कहते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। 24 नंबर सवाल है, विवर्तन की घटना पर आधारित है। विवर्तन की घटना में
विवर्तन की घटना में ऊर्जा का संरक्षण होता है, क्योंकि उसमें विवर्तन की घटना जो है वह ऊर्जा के संरक्षण पर डिपेंड है, इसलिए ऊर्जा का आधारित है, ऊर्जा का संरक्षण, यानी आंसर इसका हो जाएगा बी। 25 नंबर सवाल जो है 25 नंबर सवाल, एक फोटो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, इसमें आंसर हो जाएगा डी। 26 नंबर सवाल है नॉन ऑफ दिस। 26 नंबर सवाल है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट की ताकत निर्भर करती है, फोटो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे करंट उतना ही अधिक ताकतवर होगा, इसलिए विकिरण की तीव्रता जितनी अधिक होगी उतना ही अधिक फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वह सी होगा। 27 नंबर सवाल है, द्रव्यमान m और गतिज ऊर्जा E के एक पिंड को ब्रोगली तरंगदैर्घ्य किसके द्वारा दी गई है? तो दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का मान जो होता है वो 27 नंबर सवाल, दी ब्रोगली तरंग होता है, तरंगदैर्घ्य होता है लैम्डा इजकल टू h बटा में रूट ओवर 2me इंटू भी। इसमें आंसर जो होगा वह इसका ए होगा, भी इसमें मिसिंग है। 28 नंबर सवाल है, रदरफोर्ड के प्रयोग ने सुझाव दिया कि नाभि का आकार लगभग कितना होता है? रदरफोर्ड के प्रयोग के अनुसार नाभि का जो आकार है वह लगभग 10⁻⁻15 मीटर से 10⁻⁻14 मीटर तक होता है। नाभि का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर टू 10⁻⁻14 मीटर तक, और इस हिसाब से इसका जो आंसर है 15 से 14, यानी कि सी इसका आंसर लग रहा है होगा। ये 28 का जो आंसर है वह सी होगा। इसके बाद आता है 29 है कि निम्नलिखित में से कौन सी वर्णक्रमित श्रृंखला विद्युत चुंबकीय विकिरण के दरम्यान दृश्य भाग में आता है? दृश्य भाग में सिर्फ एक ही सीरीज आता है, जिस सीरीज का नाम है बामर सीरीज, इसलिए इसका नाम होगा बी, बामर श्रेणी। और अब आता है 30 नंबर सवाल। वही 30 नंबर सवाल में कह रहा है कि एक रेडियोधर्मी नाभिक एक बीटा कण का उत्सर्जन करता है, तो पेरेंट डॉटर नाभिक इनमें से क्या होता है? पेरेंट डॉटर नाभिक को हम लोग कहते हैं आइसोबार, इसका जो आंसर होगा वो 30 का वो होगा डी। इसका 31 आता है, इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णन द्वारा मापा गया गोलाकार नाभिक की त्रिज्या इतना सेंटीमीटर है, नाभिक की द्रव्यमान संख्या सबसे अधिक क्या होने की संभावना है? 31 में हो जाएगा, नाभिक का द्रव्यमान सबसे अधिक 27 होने की संभावना है। इसके बाद आता है 32 नंबर सवाल। 32 नंबर सवाल कर रहा है कि रिवर्स बायस में क्या होता है? रिवर्स बायस में देखिए, एक होता है फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस में चूंकि करंट प्रवाहित होता है और रिवर्स बायस में करंट प्रवाहित नहीं होता है। इसका कारण यह है कि जंक्शन पर संभावित जो ये पोटेंशियल बैरियर एक्रॉस जंक्शन इंक्रीज, पोटेंशियल बैरियर जो होता है वह इंक्रीज हो जाता है, इससे 32 में हो जाएगा सी। 33 नंबर सवाल जो है वह कह रहा है कि पी टाइप के सिलिकॉन अर्धचालक प्राप्त करने के लिए हमें शुद्ध जर्मेनियम में क्या डोप किया जाता है? तो एल्युमिनियम को, क्योंकि इसमें एल्युमिनियम को डोप किया जाएगा। 33 का हो जाएगा ए। और 34 जो है, अर्धचालक में जो चालन के लिए जिम्मेदार है। अर्धचालक में देखिए दो तरह से चालन करते हैं, अर्धचालक दो तरह के, एक एन पी टाइप का अर्धचालक होते हैं और एक एन टाइप का अर्धचालक। अर्धचालकों में चालन के लिए दोनों चीज जिम्मेदार हैं, इलेक्ट्रॉन भी जिम्मेदार हैं और छिद्र भी जिम्मेदार हैं, इसलिए 34 का आंसर जो हो जाएगा वह होगा बी। बी होगा। और 35 है, पूर्ण तरंग रेक्टिफायर में इनपुट एसी करंट के में एक आवृत्ति भी होती है, धारा के आउटपुट आवृत्ति क्या होगी? तो इसमें हो जाएगा नॉन ऑफ दिस, डी हो जाएगा। इस तरह से हमें आशा है कि आप लोग को 1 से लेकर 35 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं सबका हमने अपने हिसाब से
अच्छे ढंग से इसको सोल्व करने का, समझाने का प्रयास किया है और आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं इसके हम लोग ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को लेकर हम फिर आप लोगों के बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।